अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर पर्सन मुनीज़े जहांगीर तातीलात पर हैं, लिहाजा तब तक इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं ही अदा करूंगा। नाज़रीन, वैसे तो हमारे वजीर आजम इतने खरे और ईमानदार हैं कि किसी को सरकारी खजाने से चाय की एक प्याली तक नहीं पिलाते हैं, लेकिन सखी इतने हैं कि सरकारी खजाने के 208 अरब रुपए तक मुआफ कर देते हैं। आज इसी मामले को लेकर विफाकी काबीना के इजलास में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली है। मुताबिक वज़रा ने गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 208 अरब मुआफ करने का एतराज उठाया, जिस पर मुशीर खजाना ने काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वजीर आजम ने अपनी मुआशी टीम को हिदायत की कि वो कर्जा मुआफी की तफसील कौम के सामने रखे। उधर पंजाब और सिंध में तब्दीली की बाज़गश्त एक बार फिर से सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार फर्क यह है कि पंजाब में तब्दीली वजीर आला और वुज़रा तक महदूद दिखाई देती है, जबकि सिंध में बात हुकूमत की तब्दीली से जोड़ी जा रही है। नैब कवानीन की बात करें तो इसमें तरमीम की बातें भी हो रही हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। ये है कि GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये कोई नई चीज नहीं है। 2011 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको लगाया, और ये इसलिए लगा था कि गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइप्स, आपकी बाकी चीजें, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, इस पे ये पैसा इकट्ठा करके लगाया जाए। बदकिस्मती के साथ ये तकरीबन 217 अरब रुपए के लगभग ये जमा हुआ, पर ये लगा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था तकरीबन 2013-14 में। उन्होंने कहा ये आपका 2014 में उन्होंने कहा आप ये कलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं जमा कर सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने इसको जिस मद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं उस पर तो आपने लगाया नहीं। मैं आपको रिपीट करूं, नो फ्री लंच किसी किस्म का भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है, जो हमने काम करना है वो शफाफ तरीके से करना है। वो जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जो आना चाहिए था आज वो नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि अब हम उसको मुस्तरद करने लगे थे। तो ये दोनों अमल आपके सामने नजर आ रहे हैं। 210 से 300 बिलियन की बात हो रही है, ठीक है, और इतने पैसे आप पाकिस्तान के पूरे सरमायादार तबके को माफ कर रहे हैं आप, और वो बिल आप नहीं लाए हैं। वो ऑर्डिनेंस भी आप छुपा के रख रहे हैं ताकि आप नेशनल असेंबली में डाल लेंगे, 120 दिन का उसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए ना, ये दानिस्ता तौर पर ये मैलिफाइडीज है, कानून और आइन का मजाक उड़ा रही है, और पार्लियामान और जमहूरियत का जनाजा निकल रही है। यू टर्न सरकार ने, आपको याद है 2016 में एक APC में बैठ के कहा था और मुस्तरद किया था ऑर्डिनेंस को, और वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये हम कभी नहीं होने देंगे। फोरेंसिक ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर के हवाले से, तो फर्टिलाइजर कंपनी को गैस की एक कीमत चार्ज हो रही है, और अगर उस कीमत पे GIDC लग जाता है तो उसने उस हिसाब से यूरिया की, अपनी खाद की कीमत बढ़ानी है। हमारे लिए ये लाजिम है कि हम ये फोरेंसिक ऑडिट के ज़रिए तय करें कि उस खाद की कंपनी ने जो अपनी खाद बेची, उस खाद की कीमत में उन्होंने कितना GIDC शामिल किया हुआ, और अगर उन्होंने पूरा GIDC रिकवर किया हुआ है तो उनको ये 50% छूट नहीं मिलेगी। इसीलिए जब हम बार बार कहते हैं कि ये काबीना का फैसला था कि फोरेंसिक ऑडिट होगा पहले, उसका मकसद ये था कि उससे तय हो कि ये 5 कंपनियां जो हैं, इन्होंने GIDC की मद में आम सारिफ से, किसान से पैसा वसूल कितना किया। तो फोरेंसिक ऑडिट होना था, वो हुआ नहीं, और जैसे कि पीपल्स पार्टी कहती है कि असेंबली में लाना चाहिए था, पार्लियामेंट के फ्लोर पर लाना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, वो आया नहीं, और बस एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक बड़ा अमाउंट जो है वो मुआफ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले इनका तारुफ आपसे करा देता हूं। सैयद आगा रफीउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कराची से हमें ज्वाइन किया है वाया DSNG। इस्लामाबाद स्टूडियो का रुख करेंगे तो वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, जबकि अमजद अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों हजरात का। सबसे पहले अमजद अली खान साहब, आपकी तरफ आ जाता हूं। मैं ये सवाल नहीं करता हूं कि माजी में खान साहब एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत किया करते थे, और जब वजीर आजम बन गए तो अपनी एमनेस्टी स्कीम लेकर आए, इसके लिए कौम से खिताब भी किया, बार बार ऐलानात भी किए कि इसको कामयाब कराओ। मैं इस पर भी बात नहीं करता हूं कि वजीर आजम इमरान खान जब ऑपोजिशन में होते थे तो कहते थे कि कर्जा जो है वो मुआफ नहीं करना चाहिए, या वो पैसा जो सरकारी खजाने का पैसा है वो मुआफ नहीं करना चाहिए। अब वो वजीर आजम बन गए हैं, सोच बड़ी मुख्तलिफ है, माफ कर दिया, लेकिन किस खाते में माफ कर दिया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज ये काबीना के अंदर बड़ा इसके ऊपर डिटेल बहस हुई है और खान साहब ने कहा है कि ये चीज़ें कौम के सामने रखी जाए। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो मुआशी टीम है उसने इसके ऊपर डिटेल बात की है कि ये जो GIDC है ये कैसे लगाया गया, क्यों लगाया और कब लगाया गया, और उसके बाद इसका प्रोसेस क्या चल रहा था और कंपनियों के साथ जो है वो क्या डील हो रहा था, कि कौन फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टे दिए, फिर इसमें एक लंबी बहस है। इसके ऊपर आज जो 3 घंटे जो है मुआशी टीम ने एक पूरी ब्रीफिंग दी है। जो मैं आपको बताऊं कि पहली बात यह है कि किसी भी सूरत में कौम का एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि जी देखिए, बात सुने ना, ये कौम का ही तो पैसा है ना, ये जो सेस था ये कौम ने तो दिया था 2012 से, दिसंबर 2012 से जो लगाया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, फिर नून लीग की गवर्नमेंट ने भी लगाया। तो अब बात सुन ले जी, सुन ले तो फिर आगे बात बढ़ेगी ना। पहली बात यह कि आप जज ना बने। आप देखें, आज आपके सामने एक हकायक रखे गए कि ये हालात थे और इन हालात में ये चीजें हुई हैं, और उसके बाद एक बड़ा जो क्लियर कट स्टांस बताया गया है कि ये फोरेंसिक ऑडिट होगा और उसके बाद तयन होगा कि किसको क्या मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, और ये पैसा वापस आवाम को जाएगा, कंपनीज को जाएगा या गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये एक पूरा फ्रेमवर्क दिया गया। अगर किसी को अभाम होगा तो उसमें भी हमने रखा है कि मुझे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे ये बता दें, ये जो माफ किया माफ नहीं किया, उसके बाद कह रहे हैं कि पहले एक पूरी तहकीकात होगी उसके बाद होगा। अच्छा, चीजें पार्लियामेंट के अंदर भी लेके जाया जाएगा कि इसमें हमने क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया। ऐसे नहीं होगा कि आप ऑल एट वंस जो चीजों को जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमें जो जिम्मेदारी है, हमें अमीन बनाया, मानदार बनाया। हमारा काम है कौम के मफादात का, कौम के टैक्सों का पैसा एक एक पाई का हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे किसी भी तरीके के साथ ना उन्हें जाया होने दें और न किसी भी तरीके के साथ गलत उसका ज़िया हो। ये बुनियादी चीज है। और इंशाल्लाह इसलिए देखें, बड़े आज जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टांस लिया है वो कौम के सामने है, और फिर मुआशी टीम ने बड़े डिटेल में आज जो ब्रीफिंग दी है वो भी सबने देखे। और आप मेरे ख्याल में शायद आप में से कुछ लोग जो साफी, आप तो कराची बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो आपके जहां से आपके चैनल्स के थे वो भी थे, बल्कि बड़े बड़े चैनल्स थे जिनके सामने चीजें रखी गई हैं आज। ठीक है, चलें अब जरा मैं चीमा साहब आपकी तरफ आ जाता हूं। आपने भी यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जब मुआशी टीम बैठी थी और वो बता रही थी कि क्यों माफ किए गए हैं, किस तरीके से माफ किए गए हैं, चूंकि आपके दौर में भी ये सेस लिया गया था और फिर स्टे ऑर्डर भी आप ही के दौर में आया था। जरा कुछ बताइएगा, उसके बाद भी ये सेस लेती रही है कंपनीज? देखिए बहुत बड़ा एक देखिए बात तो सामने आ रही है अरबों रुपए की, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं 700 अरब रुपए से भी ऊपर का गेम है। देखिए बात यह है कि अभी उमर अयूब खान साहब फरमा रहे थे कि नो फ्री लंच, सिर्फ ये है कि वो फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सके। फिक्रा मुकम्मल ये है कि नो फ्री लंच एक्सेप्ट PTI, नो एमनेस्टी एक्सेप्ट फॉर PTI। अच्छा, तो ये बात ये है कि ये जो है, जिस तरह हमारे दोस्त काबिल एहतराम दोस्त जनाब अमजद अली साहब फरमा रहे थे कि आप जज ना बने, वो इसलिए फरमा रहे थे कि जज बनने का इख्तियार और हक जो है सिर्फ PTI को है। जिसको चाहे वो चोर डिक्लेयर कर दे, जिसको चाहे डाकू डिक्लेयर कर दे, जिसको चाहे लुटेरा डिक्लेयर कर दे, जिसको चाहे कि इतने 30,000 करोड़ रुपया लीड लूट के ले गए, आज तक कोई सबूत नहीं दे सके। लेकिन ये है कि ये देखें, बात ये है कि जो इनका जो सूरत हाल है हुकूमत की और PTI की जो गठजोड़ है, उनका जो अलायंस है, उसकी वजह से जो सूरत हाल है साहब के नाम पे जो बदतरीन इंतकाम लिया जा रहा है पूरी कौम के सामने है। लेकिन जिसको चाहे वो अरबों रुपए छोड़ दे, जिसको चाहे वो अरबों रुपए माफ कर दे। ये मुझे ख्याल ये था, तवक्को ये थी कि हमारे भाई जनाब अमजद साहब ये कैटेगोरिकली फरमाएंगे कि जनाब ये है कि नहीं माफ किया जाएगा। ये कहने की बजाय फरमा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी ये जो है ये मामला कौम के सामने लाया जाए। भाई आप फरमाए क्लियर कट, जिस तरह आप कहा करते थे, आपका मौकफ था कि किसी को माफ नहीं करना चाहिए। चीमा साहब एक खबर ये भी है कि 2012 के से 2018 तक ये सेस लिया गया है। चूंकि आपकी हुकूमत 2013 में आ गई थी, उस वक्त भी ये सेस ले रही थी कंपनीज, तो इतलात ये भी है चूंकि इसको तो डेवलपमेंट में यूज होना था इस पैसे को। देखें 295 अरब रुपए आप लोगों ने बजट खसारे में इस्तेमाल किए हैं, यानी कि कंपनी से लिए ये पैसे आप लोगों ने लिए थे?
नहीं देखिए, बात ये है कि ये एक आप दूसरी तरफ निकल गया। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे दौर में, किसी दौर में अगर कोई इस तरह का कौम का पैसा जो है जिसने लूटा है वो माफ किया गया है, जिसने देना था वो नहीं दिया और उसको माफ किया गया, तो ये जुर्म है। मैंने इस्तेमाल की बात की है। नहीं, ये इस्तेमाल क्या, वो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत, ये सरासर इल्जाम है। ये देखिए इनके बेबुनियाद इल्जामात का कोई नो लिमिट टू इट। JIDC जो है ये 2011-12 में पाक ईरान पाइपलाइन के लाया गया था और उसके बाद आप देखें कि 2015 में बिल्कुल जनरल अमजद की तरफ जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं सैयद आगा की तरफ भी जाऊंगा। अमजद साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जनरल साहब, तो जरा ये बताइएगा कि अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ठीक है आपको मुआफ करना था तो आप वो पैसे मुआफ करते जो अवाम ने दिए थे। जो कंपनीज के पास पैसा पड़ा हुआ है वो फिर जाहिर सी बात है अवाम को उसका फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन या तो कंपनी के पैसे माफ हो गए। आज आपने अगर मैंने जनरल अमजद से सवाल किया सर, सुनिए, मैं ये सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये कंपनियां किसी की जाती मलकियत नहीं, इसमें जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो उसको चला रहे हैं, ठीक, और बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग है क्योंकि ये कंपनियां लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, लोगों के शेयर हैं। मैंने ये कंपनियों की मदद से जो उनके फाइनेंस के लोग हैं उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मेरे पास वो है। ये हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है या कैसे इन्होंने किया किस तरह, वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैंने जो चेक किया उसके मुताबिक ये था कि 2011 से ये सेस लगा और ये हुकूमत से वसूल करती रही, पहले पीपल्स पार्टी की, फिर नून लीग की गवर्नमेंट। अब वो भी आवाम से ही आया होगा क्योंकि जब सेस आपने लगा दिया जी, तो जो खाद बन रही है या जो भी चीज बना के वो आगे बेच रहे हैं उसमें वो पैसा उतना एडिशनल शामिल हो जाता रहा। सही है। अब वो नून लीग की गवर्नमेंट भी वसूल करती रही, लोगों को छीलते रहे, ये भी छीलते रहे, पीपीपी वाले भी, और आगे इनके पास आ गया। सर पीपी वालों के बाद तो 6 महीने की हुकूमत थी ना बस, उसके बाद तो फिर नून लीग की आ गई। मेरी बात सुन लीजिए ना, अब जिन ने नून लीग ने दिया, सब ने ये पैसा खा गए इस तरह के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का चूंकि लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो बना नहीं। जब ये आपने ईरान की पाइपलाइन और ये किस्सा आगे नहीं बनाया तो ये पैसा आप ले नहीं सकते थे उन कंपनियों से, ये नाजायज हो रहा था। चुनाचे कंपनियां चले गई अदालत में और उन्होंने स्टे ऑर्डर लेके तो आगे से देना बंद कर दिया। लेकिन सर आवाम से तो पैसा लिया ना कंपनीज ने। मैं तो कह रहा हूँ ना जी, वो टीटीपी के दौर में भी आवाम से लिया गया, नून लीग के भी दौर से लिया गया और वो हुकूमत के पास आ गया। हुकूमत के पास असल मसला तो ये हो रहा है कि हुकूमत के पास तो पैसा नहीं आया, कंपनीज ने आगे पैसा ही नहीं दिया हुकूमत को। आप इतना बात नहीं समझ रहे हैं, सुन लीजिए। जी जी, शुरू दिन से कंपनियां दे रही थी ये पैसा, वो 5-6 साल देती रही हैं। फिर एक वक्त आया जब उनको पता चला कि ये पाइपलाइन लगा नहीं रहे तो फिर वो अदालत में गई और उन्होंने आगे देना बंद कर दिया, उन्होंने ले दिया स्टे और मजीद देना बंद कर दिया। पहला पैसा आ चुका हुआ था जो पता नहीं 500 रुपए या 600 था जितना। अब नून लीग के दौर में जब बजट में कमी आई तो ये पैसा उधर इस्तेमाल कर लिया नून लीग ने। सही है। ये अपने पैसा ये उधर खत्म कर गए, उसमें डाल गए। अब वो पैसा तो कहीं है नहीं। अब अदालत में अगर फैसला हो जाता है हुकूमत के खिलाफ तो हुकूमत को सारे ही देना पड़ता है। वो जो पीपल्स पार्टी के दौर में पैसा इस्तेमाल हो गया, जो नून लीग के दौर में इस्तेमाल हो गया, वो सारा पैसा अब इनके दौर में पे करना पड़ेगा इनको। लिहाजा मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट की और जो पैसा अभी कंपनियों से लेना था, जो 208 अरब या कितना बनता था, वो नहीं लिया उसको क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया हुआ और वो किताबों में चढ़ा हुआ है तो आपने उसको आपको माफ करना पड़ा, जबकि वो पैसा है कहीं नहीं, वो कंपनियों के पास ही है। सही। और कंपनियों ने आगे अपने शेयर होल्डर्स को चूंकि वो जवाब दिए हैं तो वो शेयर होल्डर्स में तकसीम कर देंगी पैसा। सही है। अब ये कहना कि लोगों से लिया था उन्होंने उस जमाने में अपनी खाद की बोरी महंगी बेची होगी, लेकिन आज किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि कौन कौन खाद की बोरियां लेके जाता रहा, उनसे खरीदता रहा। सही है। तो अगर आज आवाम को पैसा वापस करने का भी सोचा जाए तो किसी के पास ये रिकॉर्ड तो है ही नहीं कौन बोरियां खरीदता रहा खाद की। यानी कि असल मसला रिकॉर्ड ना होने का है। सैयद आगा रफीउल्लाह साहब, ये आप लोगों को पैसा वापस अब किस तरह करेंगे? सही। लेकिन यह कि उन शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा, प्रॉफिट में चला जाएगा, क्योंकि इन कंपनियों ने ये पैसा इतना मुख्तस करके अपने फंड्स में रखा होगा। ठीक है। उसको कहते हैं प्रोविजनिंग करना, वो उन्होंने प्रोविजनिंग की होगी उसकी और अब वो अपने वापस वो पैसा अपने प्रॉफिट में ले जाएंगे और अपने शेयर होल्डर को। ठीक है। गवर्नमेंट के पास नहीं आया,
जब गवर्नमेंट के पास आया था नून लीग के दौर में, और उनमें तो वो तो खाया पिया गया ना, वो तो लग गया। चलिए मैं जरा सैयद आगा रफीउल्लाह साहब की तरफ चलता हूं। सैयद साहब जरा आप ये बताइएगा, नजर रब्बानी साहब कह रहे थे कि प्यारों को खुश करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, जरा उन प्यारों के नाम बता दीजिएगा अगर आप लोगों को मालूम हो, और ये बताइएगा कितना आप लोगों की हुकूमत को मिला, कितना नहीं मिला। सियासत करते जाते हैं, बस जो हकायक है वो नहीं सामने रखते, पहले लोगों को धोखा। यार तो ऐसे कर लें, ये जनरल साहब के साथ ये एक प्रोग्राम कर लें, ये हकायक सामने रख लेंगे, बाकी लोग हम खामोश हो जाते हैं। चले मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जरा बोल दीजिए आगा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कि ये गरीब तरीन लोग जो उनके साथ हैं और करीब तरीन लोग हैं, ये उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे सही मानों में एक्सपोज किया गया। अभी मैं अगर बात जनरल साहब की उठाऊं तो जो प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑडिट का जो ऑर्डर जारी किया है, तो इसका मकसद ये है कि जनरल साहब की बात से ये आया है कि वो नतीजे पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जनरल साहब बता रहे हैं कि ये कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 बात ये है कि सबसे ज्यादा सोचने की बात और अफसोसनाक बात ये है कि वजीर आजम को बाईपास कैसे किया गया। अगरचे ये इतना बड़ा इकदाम उठाया गया है, आज जो कैबिनेट में ये इजहार किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि मतलब शॉकिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, तो मुझे तो ज्यादा तशवीश इस बात पे हो रही है कि मुल्क चला कौन रहे हैं और ये फैसले कौन कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं चला कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये किया गया है। और वाकई में अगर इस पे कंक्लूडली कोई अच्छी बात करना चाहते तो ज्यादा मजा ये आता कि प्राइम मिनिस्टर साहब सदारती ऑर्डिनेंस, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये किया गया, इसको वापस लेते और जब तक कंक्लूड कोई बात नहीं आती जब करते, नंबर 1। तीसरी बात यह कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब फरमा रहे हैं कि अगर हम कोर्ट में हार जाएंगे तो ये सारे देने पड़ते हैं। भाई बात यह कि हम हारते क्यों। तीसरी और इससे अहम बात यह कि ये जो मंसूबा शुरू किया गया था ईरान गैस पाइपलाइन का, ये क्या हमारे मुफाद में नहीं है या पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है? क्यों हम इसको वापस कर रहे हैं या क्यों हम उसकी तरफ जा नहीं रहे हैं? आपकी जब पार्टी की हुकूमत थी 2012 में ये सेस लगाया गया था, तो उस वक्त आप लोगों ने ये बॉन्ड नहीं किया था कि ये जो सेस लिया जाएगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ही लगाया जाएगा, ये नहीं होगा कि आप लोग रख लेंगे पैसे? इसी के नहीं, इसी के लिए देखें जनरल साहब ने जो बात की है वो मैं नहीं समझता कि उनके पास क्या हक़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये खाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये लगाया इसीलिए था कि हमने ये पाइपलाइन को कंप्लीट करना था। चूंकि गवर्नमेंट हमारी इसके लगाने के फौरन बाद ही जब हम इस पे अमली इक़दाम की तरफ जाने लगे तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, बाकी इस मुल्क में दूसरी गवर्नमेंट आई। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जरूरी था, वो पाइपलाइन आज भी जरूरी है, और ये सारे इकदाम जो आज भी कर रहे हैं, मुझे इस टाइम इस पैसों से ज्यादा तशवीश इस बात की है कि गवर्नमेंट चला कौन रहा है कि आज कैबिनेट भी परेशान थी कि ये कैसे हो गया। ठीक है, चले अमजद अली साहब मैं जरा आपकी तरफ आ रहा था, 1 मिनट में काइंडली इसको वाइंड अप कर दीजिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जरा मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो इल्जाम लग रहा है कि मखसूस सेक्टर्स को ही नवाजा गया है, सर इस इल्जाम में कितनी सदाकत है? और ये भी जरा बताइएगा, आज फिरदौस आशिकावान साहिबा कह रही थी कि मामले पर हुकूमत पर कीचड़ उछाली गई ताकि आम आदमी तक इसका मुस्बत पहलू सामने ना आ सके, तो जरा बताइएगा कौन सा मुस्बत पहलू है जो अब सामने आ गया है? देखिए आज मीडिया आज़ाद है, अब आप बता दें कि किसको नवाजा गया, अगर किसी को नवाजा गया तो सामने लाएं, जबकि बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि किसी को भी ऐसे नहीं कोई अदायगी कर दी जाएगी या उसको छूट दी जाएगी जब तक स्पेशल ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट मुकम्मल नहीं होगा, उस वक्त तक किसी को क्लियर नहीं किया जाएगा, उसको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। और बिल्कुल आज जो है हमारी एडवाइजर ने बिल्कुल साफ बात की है, अगर हकायक के बरक्स चीज़ों को उछाला जाता है और लोगों के अंदर ये अभाम डाला जाता है या इंतशार फैलाया जाता है कि जी ये गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने पैसे जनाब उनको दे दिए, किसी को दिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कोई गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं सकती। देखें हमने हर चीज जो है वो हमेशा अवाम के सामने रखी है और ट्रांसपेरेंट अंदाज से गवर्नमेंट को। देखिए खान साहब, ये हमारी कोई इतनी इंडस्ट्री तो है नहीं जिसको हमने नवाजना हो, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लोगों का है, तो हमारा मकसद तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आगे की तरफ आए और तरक्की करे। चलें ठीक है, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की बात हो रही है कि कवानीन में तरमीम की जाए
और उसमें हम देख रहे हैं कि पहले तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि इसमें तरमीम की जाए, अब शरीके सफर पीटीआई भी बन गई है। और आज आजम स्वाति ने असेंबली के फ्लोर पर जो बातें की हैं इस पर भी पहले हम बात करेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आजम स्वाति ने क्या कहा था पहले आपको वो सुनाएंगे और फिर डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नेब हमारे अंडर नहीं है, वो एक ऐसा इदारा है कि जो अपने तौर पे हमने बाकायदा तौर पे कानून बना के इसी पार्लियामेंट के जरिए से उसको एक मुक्तदर इदारा, एक एटोनमस इदारा, उसमें कानूनी निकाय से बिल्कुल है। क्या उनको लगाम देने की जरूरत है? बिल्कुल है। इसमें हमने एक दफा नहीं कई दफा कहा है कि उस कानून के अंदर उनके तरीके के अंदर हुक्म है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मैं आपको बिल्कुल सामने कह रहा हूं कि जिस नेब के अंदर कमरुज़्ज़मान चौधरी के 70 से 80% लोग जो हैं उसके अपॉइंट किए हुए हैं, उससे आप क्या तोको कर सकते हैं? मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कैबिनेट के अंदर इस पे जो है बात हुई है। तो जिम्मेदारी से आजम स्वादी कह रहे थे कि नैब से जो है वो कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा है। अब जरा सबसे पहले एक बार फिर आपके पास अमजद अली खान साहब, आपकी तरफ ही आ जाता हूं, क्या हुकूमत, मौजूदा हुकूमत पीटीआई की हुकूमत भी क्या नैब से खुश दिखाई नहीं दे रही? नहीं, ना खुश होने की बात नहीं हो रही। हम तो चाह रहे हैं कि कवानीन के अंदर बेहतरी लाई जा सके। जैसा आप देखें कि प्ली बार्गेन है या वॉलंटियर जो है वो जब जाता है तो हमें नहीं पता होता कि उसको किस बेसिस के ऊपर आप जो है वो रिलीज कर रहे हैं और किस टर्म एंड कंडीशन पे रिलीज कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि इसके लिए एक स्पेशल जो है उसके लिए कुछ एक मैकेनिज्म ऐसा हो जहां पे ये पता चले कि इसको रिलीज करना है या नहीं करना, और फिर जिसको रिलीज किया जा रहा, इससे पहले कोई नहीं था कि जिसको अवाम इसके बाद जो है जो प्ली बार्गेन कर लेते हैं क्या वो अवामी ओहदा रख सकता है या नहीं रख सकता। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसको केस टू केस देखा जाएगा, इशू टू इशू देखा जाएगा कि हाँ ये इसका बनता है नहीं बनता, और उसके बाद जब कोई प्ली बार्गेन करता है तो भी उसको अवामी ओहदा रखने की कोई जरूरत फिर उसको रह ही नहीं जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने कमिट कर लिया, अपने जुर्म तस्लीम कर लिया। और उसके बाद देखिए जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि हाई कोर्ट जमानत ले लेती है। अब हम चाह रहे हैं कि जी कि बजाते खुद एहतसाब का जो इदारा है या एहतसाब कोर्ट्स है उनके पास भी इख्तियार होनी चाहिए कि वो बिफोर या बाद में वो इसको देख सकें। और फिर देखें, बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो गैर जरूरी तौर पे भी बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को मुश्किलात भी होती है, लेकिन कुछ जरूरी भी होते हैं। देखिए, बहुत सारे इदारे हैं जिनका फैसला कौन करेगा, कौन सा जरूरी है, कौन सा गैर जरूरी है। देखिए, तयन किया जा रहा है कि किस लेवल का जो केस है वो एफआईए के पास जाएगा, किस लेवल का केस है जो नैब के पास जाएगा। और फिर देखें, आपके बहुत सारे जैसे जो केसेस हैं उसमें जायदाद का जो तयन है वो इससे पहले कोई उसके अंदर ये नहीं था कि कौन करेगा। अब जो देखें, उसके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है कि एफबीआर तयन करेगा, डीसी तयन करेगा, ताकि उसके जो मार्केट रेट है वो सामने आ सके कि वाकई इसकी ये तखमीना था। और देखिए, जब पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट देखे लोगों का विजडम लेके अपनी बात करती है, चाहे नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो। देखिए, कोई भी जो तजावीज आती है वो हतमी नहीं होती, उस पे अंदर बहस भी होती है, तमीज भी होती है, और फिर उसके बाद एक आपने कहा कि तजावीज जो है वो कानून तजावीज आती हैं तो उस पर बहस होती है। जरा चीमा साहब आप भी जरा बहस होती है और जो कौम के मफाद में होती है। चीमा साहब आपके इनपुट देंगे। अब ये जिस तरीके से बात हो रही है कि जरूरी मुकदमात होते हैं, गैर जरूरी मुकदमात होते हैं, अब ये फैसला कैसे होगा कि कौन सा जरूरी है, कौन सा गैर जरूरी है? अली आबिद साहब, ये जो नैब की कवानीन है उसमें बेशुमार तरामीम की जरूरत है, हम नहीं कर सके। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। अच्छा, चलें, अच्छी बात। हमें और पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था, हम नहीं कर सके। मैं ये जो कवानीन है इनमें से सिर्फ एक की तरफ इशारा करूंगा, और जो कि जनरल साहब ने फरमाया, जनरल अमजद शुएब साहब ने, उनके फरमान की रोशनी में जनरल साहब ने अभी कहा कि जी ये जो पिछला जो था माफ़ करने वाला या जो मुख्तलिफ कंपनियों से पैसे लिए गए, उन्होंने फरमाया 3 उनके मौक़िफ़ कि जी उन्होंने जो पैसे लिए मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, उन्होंने बजट में शामिल कर दिया, खासतौर मुस्लिम लीग नून ने। पहला ये तक बजट में शामिल कर दिया। दूसरा उन्होंने फरमाया कि खाया पिया गया। एक तरफ फरमा रहे हैं कि बजट में शामिल कर दिया गया, दूसरा उन्होंने फरमाया खाया पिया गया। तीसरा उन्होंने फरमाया
कि जी कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। अब मुझे नहीं पता कौन सा मौक़िफ़ उनका वो जो है वो उसको सही समझा चाहे, लेकिन अगर फ़र्ज करें जो उनका मौक़िफ़ है पीटीआई का भी, जलन साहब का भी मुख्तलिफ मामलात में कि जी वो इन्होंने लूट मार की। देखें बात ये है कि दुनिया जहान के मुआशरों में, महज़ब मुआशरों में और कवानीन में, खुद इस्लाम में भी ये है कि जो इल्ज़ाम लगाएगा उसने साबित करना है। अगर जलन साहब इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये पैसा खाया पिया गया तो उन्होंने साबित करना है। बात यह है कि गलत इल्ज़ाम लगाना जो है वो भी एक जुर्म है। बात यह है कि हमारे यहाँ इस्लामी कवानीन भी यही थे जो नैब की कवानीन नहीं है। इस्लामी कानून भी यह है कि बारे सबूत जो है इस्तगासे पे है, लेकिन और जो अगर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उसने साबित करना है। अच्छा, यहाँ नैब की कवानीन ये है कि कोई इल्ज़ाम लगा दे, जलन साहब कह दें कि भाई आपने 10 करोड़ रुपया, 10 अरब रुपया, 10 खरब रुपया आप लूट के ले गए, या मैं जलन साहब पे खुदा खासा इल्ज़ाम लगा दूं कि उन्होंने 10 अरब रुपया खा लिया, तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। जलन साहब ने साबित करना है कि आपने नहीं खाया। ये क्या तरीका है? ये क्या कानून है? बात यह है कि नैब के कवानीन को बिल्कुल बदलने की जरूरत है और बारे सबूत जो है वो इस्तगासे पे है, और जो गलत इल्जाम लगाएगा या जो भी इल्जाम लगाए उसको साबित करना पड़ेगा, वरना यह है कि वो उसको भी मुजरिम समझा जाए। जनरल साहब, आप क्या इस हवाले से बात कहेंगे कि जिस तरीके से अब गुफ्तगू ये सामने आ रही है, इसकी समरी ये है कि अब जो है वो नैब के कवानीन में बहुत सी तरमीम होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए किसी ने किसी पर इल्जाम लगा दिया तो इल्जाम लगाने वाले ने तो सबूत देना नहीं है, जिस पर इल्जाम लगाया वो सबूत दे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं शायद समझाने में मुझे अच्छी तरह समझा नहीं सकता। कहता ये है कि नून लीग की गवर्नमेंट ने अपने बजट में वो पैसा इस्तेमाल किया। जब मैंने लफ्ज खाया पिया का इस्तेमाल कहा तो बजट में इस्तेमाल पैसे के बारे में मैं कहा, क्यों कि कानूनन वो पैसा बजट में डाला नहीं जा सकता। आपने अपनी जरूरत पूरी की, कौम को ये इंदिया दिया कि जी आपकी आमदन थी, आपने इसकी वजह से ये पैसा आपके पास आ गया, जबकि वो पैसा फिर अमानत थी, या उससे पाइपलाइन बननी चाहिए थी या फिर वो कंपनियों को वापस जाना चाहिए था। उसके दो इस्तेमाल थे। सही। बजट में तो आप नहीं डाल सकते थे। तो कोई भी अनऑथोराइज आप खर्चा करें कहीं भी तो उसकी जिम्मेदारी फिर आप पे आ जाती है। ये जरूरी नहीं कि आपकी अपनी जेब में गया हो, कि आपने गलत इस्तेमाल कर लिया, जेब में नहीं गया लेकिन आपने बजट में डाल दिया, जो ऑथोराइज नहीं था वो आप कर नहीं सकते थे। ये एक अमानत थी जो कि पाइपलाइन पे ही इस्तेमाल होनी थी, और फिर इसका कोई फैसला होना था। अगर पाइपलाइन पे इस्तेमाल नहीं हुआ तो अदालत फैसला करती या आप उन कंपनियों को वापस करते जिनकी अमानत थी। तो ये मेरा ख्याल है कि अब अगर मेरी बात समझ लग गई है तो वो हार्म खत्म हो जाना चाहिए। मेरा मकसद यही था कि अनऑथोराइज उसका इस्तेमाल। चले वो बात हो गई, पर आ जाए। जो चीज मैंने ये कही, जितना भी ये पीटीआई का मौकफ नहीं है, मुझे इनका पता नहीं है। हो सकता है जो मैं आपको बात कह रहा हूँ उसमें भी कुछ फर्क हो, क्योंकि मैंने ये इन कंपनियों से 2 कंपनियों में मैंने टेलीफोन करके तो उनसे चेकअप किया है, क्योंकि मैं खुद भी इंडस्ट्री में रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ इसका अंदाजा है। तो मैंने इनसे इंफॉर्मेशन लेके तो मैंने आपको बताया ही है। अब किस्सा ये है कि अगर पीटीआई के पास को मजीद इंफॉर्मेशन है, जैसे अब ये फॉरेंसिक ऑडिट की बात करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि ये पैसे का तयन, ये अगर किसी ने यहाँ पे वर्किंग करके कह दिया जी कि इतने 210 अरब रुपया आपने देना था वो खत्म कर दें, तो ये एक्चुअली वर्किंग करनी पड़ेगी कि गैस कितनी इस्तेमाल हुई थी और उसके ऊपर सेस कैसे, क्योंकि जो सेस लगता है वो जो आपकी बीटीयूज हैं उसके इस्तेमाल के ऊपर लगता है। एक बीटीयू के ऊपर आपने 50 पैसे देने थे। अगर वो सारी वर्किंग करके आपका पैसा निकल आए कि आपने 210 बिलियन ही देना था तो फिर तो वो देना था, लेकिन अगर निकलता ये कि जी आपने माफ करना था 180 बिलियन, कर दिया आपने 210, तो ये पकड़ा जाएगा। जनरल साहब, इस सवाल से आपका मौके आगे जरा नैब वाले इशू पर आ जाए। बात है तो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये बात मैं अगर समझा सका हूं तो मेरा ख्याल है इस पे शुबा खत्म हो जाना चाहिए। अभी जहां तक नैब की कवानीन का ताल्लुक है, इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि नैब बाज़ लोगों को अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट किए हुए आदमी को बाद में जब छोड़ा जाता है तो पता लगता है कि जी वो इनोसेंट था या केस इतना सीरियस था ही नहीं कि उसको अरेस्ट किया जाता। तो ये चीज जो है, इसको रोकने के लिए कोई पाबंदी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई जाती दुश्मनी की बुनियाद पे या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी से पैसे हथियाने के लिए उसको इस तरह करता है तो फिर नैब की भी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि उन लोगों को सजा दी जा सके जो नाजायज लोगों को पकड़ के बंद कर। इसी तरह जो केसेस आपको मजबूत नजर आते हैं लेकिन छूट जाते हैं क्योंकि नैब ने कोताही की है, तो उसका भी कानून में होना चाहिए कि उनकी भी नैब से इंक्वायरी की जाए ताकि
मैं 2 केस आसद अली जरदारी साहब के केस थे, उसमें ये पिछले दौर में जो नैब के चेयरमैन थे इनके दौर में आसिफ अली जरदारी साहब के पहले रेफरेंस में फोटो कॉपियां लगा के दी गई, फोटो कॉपी की बुनियाद पे केस खत्म कर दिया गया। उसी दिन महीने बाद फिर दूसरा रेफरेंस किया, उसमें फिर फोटो कॉपियां लगा के दी। क्या नैब की पकड़ नहीं होनी चाहिए इस चीज से? बिल्कुल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन चोरी करके ले गया, किधर की? ये तरीका है कि कौम का पैसा हो और फिर आप इतनी यानी केयरलेसली काम करें कि आप फोटो कॉपियां लगाएं। आपको पता भी है कि फोटो कॉपी एक्सेप्ट नहीं हो रही वहां पर। जज साहब भी हैं कि बादशाह वो उनको टाइम ही नहीं दे रहे, वरना आप कह सकते थे नैब को जी आपको 1 महीना देते हैं, 2 महीने देते हैं, आप लेके आए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आप फ्लॉज बहुत से हैं और चीजों को तब्दील होना चाहिए। बहुत कहीं बेगुनाहों को सजा हो जाए वो बहुत बड़ी ज्यादती है, या बेगुनाह अंदर जेल काट के बाद में बरी हो जाए वो भी बड़ी ज्यादती है। और अगर किसी को इस तरह इन्फ्लुएंस वगैरह इस्तेमाल हो जाए और जो डॉक्यूमेंट चोरी हो जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए तो वो भी बड़ी ज्यादती है। ठीक है, आपका मौके पे आ गया। नैब का अपना भी एहतसाब होना चाहिए। अब जितने नैब का अपना एहतसाब होना चाहिए। अब आगा साहब GID बैठानी चाहिए इनको। ठीक है आगा साहब, अब जरा मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, ये बताइएगा कि आप लोगों और आपकी पार्टी को मसला जो है वो नैब से है या नैब कवानीन से है, क्या कहेंगे आप? जी, नैब से कवानीन से हमें मसला और नैब से दोनों से मसला इस तरीके से है कि नैब अगर एज ए इदारा काम करे ना तो फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा। और फिर कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए कि लेकिन जब आपने नैब चेयरमैन के खिलाफ एक वीडियो प्लांट की, बाकायदा उनके खिलाफ एक स्कैंडल बनाया और वो ऐसा स्कैंडल बनाया शर्मनाक कि वो बेचारा अपनी फैमिली में बैठने काबिल भी ना रहा, अपने रिश्तेदारों में बैठने में काबिल भी ना रहा। आपने कोशिश की कि किसी तरीके से अपने लोगों को सेव कर सके, वो आपने 1 साल तो चला लिया। अब आपको समझ आ गई है कि आगे जाके ये वो फंदा है, सुनहरी केस में हमने भी फंसना है, तो अब आप आ गए। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जिस तरह हमारे निसार साहब ने कहा कि हमने नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि इस कवानीन के बदलने में हमने कोई किरदार अदा नहीं किया, इसलिए कि अगर हम करते, हम तो ऑलरेडी चोर है। मदीने के रियासत वाले जो हैं और ये पाक शफाफ फरिश्ते जो हैं, ये आप ये काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक और एक बिल्कुल देखें, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान देखें, ये जो इस टाइम आज माहौल है ना, कोई अफसर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे देखें, आज आके नुकसान पाकिस्तान का है, आज आके नुकसान रियासत का है। आप हर जगह चोर चोर बोले, आप बाहर जाएं लोगों को परसेप्शन दें कि सब चोर हैं, ऐसा नहीं है। निज़ाम हमारा, उसमें खामियां हो सकती हैं, कवानीन में ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये मजबूत होने चाहिए। कानून में, कानून हर रोज हर वक्त हालात के हिसाब से तब्दील होने चाहिए। हम ये कानून बनते किस लिए? इसलिए कि हम इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए, इंसान को दायरे में डालने के लिए। इसलिए थोड़ी है कि आप लोगों की पगड़ियां उछालें और उसके बाद जो है उसको आप वहां तक ले जाएं कि वो बेचारा जिंदगी में माशरे में किसी काबिल ना रहे, उसके बाद फिर आप बोले ये इनोसेंट है। तो ये गवर्नमेंट आज भी अगर सही रुख पे चल पड़े तो शायद चीजें सही हो जाएं। मैं आपके तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चेयरमैन नैब के खिलाफ जो वीडियो स्कैंडल आया था उसकी एक GIT होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे और क्या मकासद था उनका। चलें ठीक है, आपने जो कहना था वो कह दिया। और ये बात बड़ी अच्छी कही कि मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, इंस्टीट्यूशन हमारे हैं, निज़ाम हमारा है और ये सब चलना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए। और आज जैसे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी जब एड्रेस किया है मुख्तलिफ स्टूडेंट से, तो उन्होंने कुछ इसी सिलसिले में एक बात की है। तो पहले उन्हीं की जुबानी सुनिए और फिर हम डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पहले रिश्ता दुनिया में इंसानियत का होता है, तो किसी मजहब में भी इसकी इजाजत नहीं है कि आप किसी का हक मारें। जो मॉरल अथॉरिटी होती है, मॉरल अथॉरिटी, अखलाकी कुव्वत, वो फौजी कुव्वत से बहुत ज्यादा होती है। हमने कराची को दहशतगर्दों से इत्तलात कराया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत से ही वाबस्ता है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द चेंज। आप लोग बड़े मजबूत बच्चे हैं, आप यकीन करें, आप लोग समुद्र का रुख चेंज कर सकते हैं। हमें आपको नेशनल लेवल पे अपने आप को उस लेवल पर लाना है कि जहां हमारी आवाज सुनी जाए। तो जमहूरियत से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, ये कह रहे थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। चीमा साहब, अब जरा मैं आपकी तरफ पहले आ जाता हूं, क्या कहेंगे? क्लियर बता दिया है, पैगाम दे दिया आर्मी चीफ साहब ने कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत से ही वाबस्ता है। तो ये जो बातें होती हैं कि बिसात लपेट दी जाएगी या कुछ और हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये बातें नहीं होनी चाहिए। देखें जनरल साहब ने जो कुछ कहा है, जनरल बाजवा साहब ने, मैं यही कहूंगा कि
तेरी आवाज़ मक्के और मदीने, बिल्कुल उन्होंने सही बात की। कोई 22 करोड़ अवाम में से कोई एक फ़र्द भी इनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता इस मामले में, एक असूली बात की। और जब भी इस असूल से इनराफ किया, जब भी हमने अवाम की राय का एहतराम नहीं किया, मुल्क को नुकसान पहुंचा। आप देख लें 70 के इलेक्शन के बाद जो लोग जीते थे, अवामी लीग जीती, मुजीबर रहमान जीते, और अंदाज़ा कर लें कि 300 में से 162 सीटें उनकी थी, लेकिन हमने उनको इक़्तिदार देने की बजाय ये है कि बदकिस्मती से एक फौजी एक्शन किया, जिसके नतीजे में ये मुल्क दो लख्त हो गया। हमारा दुश्मन भी उस पर शामिल हुआ, हिंदुस्तान भी उसको मौका मिला, उन्होंने मुक्तिबानी की ट्रेनिंग की, और ये कि इस मुल्क को दो लख्त करने में उन्होंने, जाहिर है कि वो तो मौके की तलाश में थे, लेकिन बुनियादी बात यह थी कि हमने अवामी राय का एहतराम नहीं किया, जो इलेक्शन जीते उनको इक़्तिदार हैंड ओवर नहीं किया। जनरल बाजवा साहब ने बिल्कुल सही कहा, और मैं 100% उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये इस मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। जब भी हमने अवामी राय का एहतराम नहीं किया, इस मुल्क को नुकसान पहुंचा। सही है। अमजद अली खान साहब, अफजली खान साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है, क्लियर मैसेज दिया है सिपाही सालार ने। जरा ये भी बता दीजिएगा कि इस मैसेज को पीटीआई कैसे लेती है, और दीगर हवाले से ये भी बताइएगा जो आजकल तब्दीली की मुसलसल बातें चल रही हैं कि सीएम पंजाब को तब्दील कर दिया जाएगा, या कुछ वुज़रा का कलमदान तब्दील हो जाएगा, या फिर वुज़रा तब्दील हो जाएंगे, कुछ ऐसा है, इम्कान है कोई? नहीं, ऐसी अभी तो कोई बात नहीं है। पहली बात यह है कि जो रूल ऑफ लॉ की बात की है या जमहूरियत की बात की है और इदारों की मजबूती की बात की है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक आपके इदारे मजबूत ना हो और एहतसाब का अमल जो है वो बेलाग ना हो, मैं समझता हूँ अक्रॉस दी बोर्ड ना हो, तो उसके बगैर जो कोई भी निज़ाम जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि हमें जमहूरियत को आगे लेके जाना होगा, इदारों को मजबूत करना होगा और एहतसाब के अमल को तेज करना होगा, तभी ये पाकिस्तान तरक्की कर सके, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। और फिर आपको अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना होगा, क्योंकि हमारी जब तक इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, ये मुल्क जो है उस वक्त तक आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। और अब वक्त आ चुका है कि हम इदारों को मजबूत करें, रूल ऑफ लॉ आए और पाकिस्तान तरक्की करे। सही है। जनरल साहब आपकी तरफ तभी बेरोजगारी खत्म होगी, तभी बेरोजगारी खत्म होगी, तब एजुकेशन बेहतर होगी। जनरल साहब मैं जरा आपकी तरफ आता हूं, आप ये बताइएगा जैसे रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो अब बात ये होनी चाहिए कारकर्दगी पर बात होनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि कोई साजिशों से आ गया या ऐसे आ गया। अब जब क्लियर मैसेज आ गया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से ही वाबस्ता है, तो जमहूरी इदारों को मजीद मजबूत होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए हर चीज पर। देखिए बदकिस्मती ये है कि आपके पास आपकी पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा जमहूरी अदारा मौजूद है जहां आपकी मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हुकूमतें बहुत कुछ खुद कर देती हैं, वहां उनको अवॉइड करती हैं। इस हुकूमत के दौर में भी यही कुछ है और पहले भी ये होता रहा है। मिसाल के तौर पे मैं बहुत ही एक मोटी जो आज प्रॉब्लम आपको है मैं उसकी बात करता हूँ। हम सारा जोते हैं, ये भी हमारे पीटीआई वाले भी कहते रहते हैं कि जी पिछली हुकूमतें इतना कर्जा छोड़ गई, 95 बिलियन का कर्जा था, ये था वो था, $95 बिलियन। 5 साल पिछली पार्लियामेंट ने पूरे किए और किसी ने सवाल नहीं किया कि जनाब आप कर्जा ले रहे हैं और 95 बिलियन तक कर्जा पहुंच गया, इसको उतारने की प्लान है आपके पास कोई? और यही चीज आज पार्लियामेंट में नहीं आ रही कि ये इनका कर्जा बढ़ के तो $116 बिलियन तक चला जाएगा और फिर जाके अगली हुकूमत ये कहेगी कि ये पिछले हमें मरवा गए। और ये $116 बिलियन का आज किसी के पास प्लान है या नहीं है, ये कोई पूछ नहीं रहा। सही उतरेगा कैसे? असल तो चीज ये है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो कर्जा उतारने का आपके पास पूरा एक अरेंजमेंट वर्कआउट होना चाहिए। सही। इससे नहीं होता कि आप उठा के टैक्स बढ़ाने शुरू कर दें, तो उससे ही ये प्लान बहुत, इसमें बड़ी सारी डिटेल्स हैं। आपके अदारे से मिसाल के तौर पे स्टील मिल है, पीआईए है, ये किसी वक्त में आपको बजट में मदद देते थे, ये प्रॉफिट देते थे आपको। सही है। आज आप इनको जेब से पैसा डाल डाल के चला रहे हैं, क्यों नहीं इनको प्रॉफिटेबल करते? क्यों नहीं मेहनत करती गवर्नमेंट की इनको प्रॉफिटेबल करें? क्या पीटीआई को जरूरत नहीं है कि इनको प्रॉफिटेबल करे? अगर आज बेचना चाहे तो औने पौने में बिकेंगे। यानी कि इंस्टीट्यूशन को मजबूत होना होगा। भाई बात यह है कि आपको मेहनत करनी, अगर आपने कर्जा उतारने के लिए प्लान वर्कआउट करनी है तो फिर आपको जान लड़ानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी कि कहां से पैसा बचाया जा सकता है, कहां लगाया जा सकता है। सही है। ये प्लान नहीं होती। हम कर्जा लेके टैक्स या बिजली की कीमत बढ़ा दी या गैस की बढ़ा दी या पेट्रोल महंगा कर दिया। ये इन चीजों से आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीजों की बढ़ाते हैं जो बाहर आप मार्केट में दे नहीं सकेंगे।
मार्केट में तब बिकेगी जब आप अपने रुपया की कीमत कदर कम कर देंगे। रुपया की कदर कम करने का मतलब ये है कि आप जो एक्सपोर्ट करेंगे महंगी बनाएंगे, सस्ती बेचेंगे और हुकूमत अपनी जेब से उसका खर्चा पूरा करेगी या जो डिफरेंस है वो पूरा करेगी। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। अब जरा मकसद कहने का ये है कि आज क्यों नहीं पार्लियामेंट इनसे पूछती? सबसे ज्यादा मजबूत अदारा आपकी पार्लियामेंट होनी चाहिए। आगा साहब, आप क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट सबसे मजबूत इदारा है, मौजूद है जमहूरी कुव्वतों के पास, उसको स्ट्रेंथन क्यों नहीं किया जाता? अली आबिद भाई, सिपाही सालार वाली बात पे आ जाऊं कि सिपाही सालार को ये बात आज क्यों कहनी पड़ी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब वफाकी कैबिनेट में मिनिस्टर साहब ये कहेंगे कि अगर आज इमरान खान साहब इशारा करें तो गवर्नर 24 घंटे के अंदर सिंध हुकूमत को यूं कर देंगे, फलां कर देंगे, तो ये इनकी नालायकियों को हमेशा इदारों को आगे आके फ्रंट पे आके इनके जो है ना नालायकियों को कवर करने के लिए मजबूरन आना पड़ता है। ये भी आज सिपाही सालार जो है वो बैठे हुए थे सिंध के नौजवान यूथ के साथ। ये स्पेशली एक सिंध के यूथ को दावत दी गई थी जो गए थे, जिसमें कोर कमांडर कराची भी बैठे थे और भी फौज के सीनियर अफसर बैठे हुए थे और बाकायदा सिंध के यूथ को आप लोगों को खतरा है ऐसा कि सिंध हुकूमत बावर करवाया किया गया। देखें ये नॉन पॉलिटिकल ये जो अभी आ गए इनको बेचारों को ये तो बस बात ये कि बात फिर बहुत आगे तक चली जाएगी। फहमीदा मिर्जा साहिबा तो कह रही थी आज जो भी तब्दीली आएगी वो जमहूरियत के अंदर रहते हुए आएगी, और वो कह रही थी कि बहुत सारे लोग अल्लाह करे। बिल्कुल देखें बिस्मिल्लाह करें, ये लोग बिस्मिल्लाह करें। एक बात, दूसरी बात ये कि जब इन लोगों ने नालायकी की है तो इदारों को आगे आके इनको फिर जो है ना इनका चेहरे साफ करने पड़े। एक बात, दूसरी बात जनरल साहब ने बड़ी अच्छी की कि सबसे अहम इदारा, मजबूत इदारा वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का यह हाल है कि जैसे एक नशई पानी से भागता है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट से इस तरह भाग रही होती है, हमेशा बुलाती है और कैंसिल कर देती है इजलास। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं हर हफ्ते और पार्लियामेंट में आऊंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते, मिनिस्टर साहिबान नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ पीछे बेंचेस पे जो बैठे हुए MNA साहिबान है वो होते हैं, वज़रा की जो इनकी तादाद है वो आती नहीं है। पार्लियामेंट में हम अगर कोई बात करते हैं कि आपने ये क्यों किया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आगा रफीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ कराची से मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इस्लामाबाद स्टूडियो में थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इस्लामाबाद स्टूडियो में ही मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ फोन पर मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत।